मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं। पहले भोजपुरी कलाकार और फिर राजनीति में दखल, फिर दोनों साथ साथ। मोटी मोटी मनोज तिवारी की यही पहचान है। वैसे तो मनोज तिवारी की राजनीति सपा के बैनर से शुरू हुई थी, लेकिन उस बैनर पर तिवारी फ्लॉप हो गए। 2014 में मनोज तिवारी बीजेपी में शामिल हो गए। तिवारी को दिल्ली की उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट की जिम्मेदारी दी गई। ये सीट अपने आप में बहुत खास है। दिल्ली की इस सीट को प्रवासी भारतीयों का गढ़ कहा जाता है, जिनमें ज़्यादातर संख्या में लोग बिहार और पूर्वांचल से ताल्लुक़ रखते हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में मनोज तिवारी ने इस सीट पर जीत दर्ज की। आज मनोज तिवारी की गिनती बीजेपी के सीनियर नेताओं में होती है। तिवारी पार्टी के स्टार प्रचारकों में भी शुमार हैं। मनोज तिवारी से जब हमने दिल्ली की स्थिति के बारे में पूछा तो उन्होंने दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। इस वक्त मनोज जी हैं मेरे साथ। सर, पार्लियामेंट्री बिजनेस में आपका स्वागत है। और अभी हम लोग जस्ट आपके साथ गए थे, देख के आए। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप सेलिब्रिटी हैं, जब भी बाहर जाते हैं तो लोग आपसे मिलने के लिए उतावले हो जाते हैं। तो इस वक्त कोरोना काल में कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं? नहीं, हम जाने से पहले काफ़ी तैयारी कर लेते हैं। आप पहने रहिए मास्क। हम जाने से पहले काफ़ी तैयारी कर लेते हैं। जो लोग होते हैं उनको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली कहते हैं कि हम देखो, कोई भी मिसमैनेजमेंट नहीं होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, और जो देना है वो भी एक हम कुर्सी रखते हैं, वहाँ रख देते हैं, वहाँ से उठा लेते हैं। और इसके साथ साथ जो भी अपने कार्यकर्ता होते हैं उनको भी रहता है कि 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी। उद्देश्य इतना है कि कोई भूखा ना सोए और नेता घर में रह के तमाशा ना देखे। आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, कपिल मिश्रा का ये आरोप भी है। उन्होंने लगातार वो ट्वीट भी करते रहते हैं। एक वीडियो भी आई थी कि दिल्ली हॉस्पिटल्स जो हैं वहाँ पर रोज़ 10 से 12 लोग मर रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो छुपाए जा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है सर? अब तो ये सच्चाई लोगों के सामने आ चुकी है और इस सच्चाई को दिल्ली सरकार ने थोड़ा सा छुपाते छुपाते ही स्वीकार कर लिया है कि नहीं, वहाँ से ये जानकारी नहीं आ रही है, हमने जो जानकारी आई वही दी। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है। आप कल का हिंदू अखबार का न्यूज़ देखिए, वो लगभग 348 मौत की जानकारी लेके आए हैं। आप उसके पहले एक दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ देखिए, 161 का वो तब तक लाए थे जब यहाँ ये 66 कह रहे थे। तो ये सब कुछ बहुत खतरनाक है। मौत होना बहुत दुखद है, लेकिन मौत के आंकड़े छुपाना बहुत खतरनाक है। एमपी-लैड फंड सस्पेंड होने से पहले आपने कोरोना में कुछ एमपी-लैड फंड से दिया भी है? हाँ, मैंने 1 करोड़ रुपया एमसीडी को दिया ना, लेकिन मुझे लगता है कि देने के 2 ही दिन बाद वो डिसीजन आ गया था, तो प्रक्रिया तो पूरी हुई नहीं। तो वो हम लोगों का सारा पैसा अब 2 साल के लिए तो सस्पेंड हो गया है। कोरोना संकट में ही अब हम जो कराना होगा केंद्र सरकार से कराएंगे। और आपके क्षेत्र की इस स्थिति क्या है सर? वहाँ पर आप व्यक्तिगत रूप से क्या खर्च कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद एक समृद्ध व्यक्ति हैं? हम लोगों ने लगातार लोगों को चावल, दाल, आटा, तेल, ये जो खाने की ज़रूरत की सामान थे वो हम लोगों ने दिया। कई हमारे कार्यकर्ता फीड कर रहे थे लेकिन वो सक्षम नहीं थे, तो उनको हमने दिया। कई हमारे विधायक भी जब हेल्प मांगे तो उनको भी हमने देने का काम किया। और अब ये तो बताने की चीज़ ही नहीं है। मैं किया हूँ, लगातार कर रहा हूँ। अभी भी हम फीड द नीडी के लिए राशन की कमी, हमारे जीवन में जो अर्न किया हुआ 1-1 रुपया, चाहे वो सिनेमा से आया हो, चाहे वो हमारे सिंगिंग से आया हो, वो जिस उद्देश्य में खर्च हो रहा है मुझे संतोष है, बहुत अच्छा खर्च हो रहा है। प्रवासी मजदूरों को लेकर दिल्ली सरकार पर काफ़ी आरोप भी लग रहे हैं और राजनीति भी हो रही है सर, बहुत ज़्यादा।
अचानक से आनंद विहार बस स्टैंड पे आपको पता ही है लाखों की संख्या में लोग पहुंच गए थे, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे लोग पहुंच जा रहे हैं, इसको लेकर आपको क्या कहना है सर? और दिल्ली सरकार कभी बीजेपी पर आरोप लगाती है, कभी बीजेपी दिल्ली सरकार पर आरोप लगाती है, सच्चाई क्या है सर? बीच में तो मजदूर फंसा हुआ है। देखिए, हमने तो इस पूरे लॉकडाउन में दोषारोपण का कोई काम ही नहीं किया। उन दिल्ली सरकार के द्वारा परोसा गया राशन लोगों को मिला ही नहीं, तो इन सारी चीज़ों के बावजूद भी हमने कभी उस पर राजनीति नहीं की। हाँ, जब डॉक्टर को तकलीफ़ हो रही है कि जी टीवी के डॉक्टरों को भोजन ठीक से नहीं मिल रहा है, तो हम आवाज़ उठाएंगे। अगर हमको पता चलेगा कोई डॉक्टर जो होटल में रह रहे थे लोग, उनको अचानक निकाल दोगे आप इस दौरान, तो कोरोना वॉरियर कहाँ जाएंगे? फिर हमको बोलना पड़ेगा। आप मौत के आंकड़े छुपाओगे तो ये तो बहुत खतरनाक हो जाएगा, हमें बोलना पड़ेगा। और मज़दूरों को अगर आप राशन देने की जगह उनको जाने को प्रेरित करोगे तो फिर हमें बोलना पड़ेगा, इसलिए हम बोले हैं। सर आखिरी सवाल है मेरा, शराब की दुकानें खुली हैं सर, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी कहीं ना कहीं ख़त्म होती नज़र आ रही है, क्या ये सही डिसीजन था सर? अब देखिए, वो स्टेट का डिसीजन है। हालांकि नेशनली तो रेड जोन में शराब की दुकानें नहीं खुल सकती। दिल्ली हर डिस्ट्रिक्ट रेड जोन में है, पूरी दिल्ली रेड जोन में है। फिर तो आप रेड जोन में अगर शराब खोलते हैं तो आपने सीधा सीधा दिल्ली के लोगों को खतरे में डाला। इस वक्त की स्थिति को देखते हुए दिल्ली के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं सर कि वो सतर्क रहें? और आज सोमवार है, आज ये भी दिखा कि आज दिल्ली में रोज़ के बजाय ज़्यादा ट्रैफिक भी है सर, तो कई कंपनियां भी खुल गई हैं, सड़कों पे भीड़ भी दिखाई दे रही है। देखिए, सड़कों पे गाड़ियों की भीड़ बहुत चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि गाड़ियों में एक गाड़ी में ड्राइवर प्लस 2 लोग वो रेड जोन में भी चल सकते हैं। अकेले मोटरसाइकिल पे कोई व्यक्ति जा सकता है। समझदारी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी आ रही है कि मेरे भाई बहन, जब भी आप इनमें बाहर निकलें तो आप फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें और लॉकडाउन के नियमों को खुद पालन करें, क्योंकि जान अपनी है और अपने हथेली पे लेके चल रहे हैं, तो सजगता भी खुद करनी पड़ेगी। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी का साफ साफ कहना है कि सजगता अपने हाथ है, सजग रहिए, व्यस्त रहिए, काम ज़रूर करिए और सरकार की तरफ से जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, जो भी एजेंडा सेट किया गया है, उसका पालन जरूर करें। सोशल डिस्टेंसिंग को किसी भी हाल में अनफॉलो ना करें। दिल्ली से कैमरामैन प्रदीप रावत के साथ अभिषेक दुबे।